लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों की क्लास है आज मेरे साथ। कुछ देर में, बस 1-2 मिनट में आपका लेक्चर अपलोड हो रहा है। जो लोग नहीं है वो सारे बच्चे प्लीज ऑनलाइन आ जाएं ताकि मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूं। ठीक है, सब लोग कैसे हैं? एमन, अक्सा, शीतल, वर्दा, सलमान, कैसे हैं? कैसा जा रहा है आप लोगों के दिन? सब लोग आ जाएं प्लीज ऑनलाइन, क्योंकि अटेंडेंस शीट मेरे हाथ में है और अटेंडेंस लगा के फिर हम लोग स्टार्ट करें। आज आप लोगों का जो है वो फर्स्ट लेक्चर है मेरे साथ, ठीक है? और इंशाल्लाह आप लोग सब ऑनलाइन हो जाए। सिर्फ आप लोगों के पास 5 मिनट है। 5 मिनट में जो लोग नहीं ऑनलाइन, उन्हें कहीं ऑनलाइन हो जाए। मैं आप लोगों की वजह से अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ। जल्दी से ऑनलाइन हो जाए प्लीज। प्लीज कम ऑनलाइन। जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। आपके पास 5 मिनट है आप ताकि जो है वो हम लोग इसको स्टार्ट करें। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है मेरे साथ। ओके, हरी आप जल्दी से। आपकी अटेंडेंस शीट आ रही है इन अ मिनट, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। जो ऑनलाइन नहीं है उनको ऑनलाइन बुला लें जल्दी से आप लोग।
ओके क्लास, कितने लोग? 32 स्टूडेंट्स जस्ट अभी। ओके आज का जो आपका लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन पे, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आप लोगों का ये सब्जेक्ट है लीडरशिप और मैनेजमेंट, ये आपने फाइनल ईयर में जो कि पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज आपको जर्नल जो है वो मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं, शायद सब ऑडियो का क्या करना है, ऑडियो नहीं आ रही, नो ऑडियो। भाई ऑडियो, कितने लोगों को ऑडियो नहीं आ रही, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही, किसी को आवाज नहीं आ रही? प्लीज मुझे मैसेज करके कंफर्म कर दें किसी को आवाज नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब द नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, आपको पता चल जाएगा नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, एंड एक्सप्लेन द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। और आप लेवल उसके देखेंगे कि मैनेजमेंट के किस किस लेवल पे बात होती है। ठीक है, अक्सर आप लोगों को धमकी देती है कि हायर मैनेजमेंट से आपको लेटर मिलेगा, हायर मैनेजमेंट से आपको जो है वो सजा मिलेगी, हायर मैनेजमेंट से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सो इन दिस सब्जेक्ट और इन दिस सेशन आपको लर्न होना शुरू हो जाएंगी चीजें कि ये मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है, किस तरह से इसके जो है वो डिसिप्लिन होते हैं, किस तरह से इसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस 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 हायरार्की पे ये काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले है नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन फर्स्ट प्रायोरिटी इज कॉम्पिटेंट एंड सेफ पेशेंट केयर। ठीक है, यू एज ए नर्स हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों ने पेशेंट की केयर को क्या बनाना है, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, और उसको हमने nurse managers assures the best possible environment for providing high quality patient care। अब आप जब क्लिनिकल पे जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट हायरार्की के लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, वहां स्टाफ नर्स भी होती है, वहां हेड नर्स भी होती है, वहां मैनेजर भी होते हैं, वहां टीएल्स भी होते हैं। ठीक है, वहां पे और अगर और हम मजीद की बात करें तो पूरा आपका यूनिट के इंचार्ज भी होते हैं, एज अ यूनिट इंचार्ज। ठीक है, उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटर आ जाते हैं, डायरेक्टर आ जाते हैं, देन सीईओ आ जाता है। ठीक है, अब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम आप लोग पढ़ रहे हैं, शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है ना, तो ये पूरी की पूरी एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सबसे पहले जो प्रिंसिपल आपका ऑफिसर है वो आपका होता है सीईओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ साइंसेज। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिफरेंट डिसिप्लिन के डायरेक्टर्स आ जाते हैं। आगे हम इस हॉस्पिटल को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जो कि आपके पास एक तरफ टीचिंग आ जाती है और एक तरफ आपके पास हॉस्पिटल केयर आ जाती है। हॉस्पिटल केयर का ताल्लुक हॉस्पिटल सेटिंग के साथ है और एजुकेशन का ताल्लुक आपका नर्सिंग अलाइड और मेडिकल कॉलेज के साथ है। ठीक है, इसी तरह से उनके डायरेक्टर्स, उनकी हायरार्की, उनके टीएस, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके मैनेजर डिफरेंट है फ्रॉम हॉस्पिटल साइज। मतलब होती दोनों जगहों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर डिफरेंट लेवल पे मौजूद हैं, जिनके डिफरेंट डेजिग्नेशन है, डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन हायरार्की वाइज ये भी उतने इंपॉर्टेंट हैं कॉलेज साइड के लोग, और वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि हॉस्पिटल साइड के लोग हैं। सो नर्स मैनेजर नहीं, मैंने मैडम जुबैदा के टेबल पे रख दी थी, वो ले बल्कि आप। हाँ जी, उसके बाद कहते हैं नर्स मैनेजर अश्योर्स द बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। ठीक है, और नर्स मैनेजर का काम ये होता है कि हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना। मतलब करवाना उसने काम किससे होता है, नर्सिंग स्टाफ से, स्टाफ नर्स से करवाना है। ठीक है, टीएल से करवाना है, लेकिन मैनेजर थ्रू आउट जो है वो उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, सो ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। Nurses in most healthcare setting today hold great responsibility to ensure that patients receive the health care that they need to lead to active, productive lives. ठीक है,
बहुत सी हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर नर्सिस के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर रिलेटेड इवन फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ द एडमिशन से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पेशेंट रिसीव करता है हेल्थ केयर और उसको हेल्थ केयर को रिसीव करने के बाद वो क्या गुजारता है, एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारता है, एक्टिव लाइफ गुजारता है, ठीक है। तो ये सब कुछ किसकी बदौलत, किसकी वजह से पॉसिबल होता है, नर्सिंग, अच्छी नर्सिंग केयर की वजह से। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली देखा जाए कि ये सेटअप है कि डॉक्टर आया, अस्पताल में मरीज आया, उसको चेक किया, दवाई लिखी और चला गया, ठीक है। तो उसकी एडमिशन के टाइम से लेके उसके डिस्चार्ज तक जो भी इंटरेक्शन होता है वो पेशेंट का नर्स के साथ होता है। सो अगर आप उसको होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं, आप उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह की उसकी केयर कर रहे हैं, तो यू मीन के तब ही फिजिशियन की मेडिसिन, तब ही फिजिशियन की डायग्नोसिस, तब ही फिजिशियन की केयर जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, अगर आपकी केयर सक्सेसफुल है, होली सोली केयर। बिकॉज व्हाई वी से नर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यही वजह है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 कहते हैं टू प्रोवाइड ए हाई क्वालिटी नर्सिंग सर्विसेज। मतलब ये नहीं कि बस आई चलाई और बस एक जो कन्वेंशनल किस्म की केयर होती है, नॉट टेलिंग this kind of care, I am telling about high quality nursing services। इस किस्म के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोगों को हाई क्वालिटी नर्सिंग सर्विसेज की जरूरत होती है, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड वेल क्वालिफाइड नर्सिंग लीडरशिप, ठीक है। नर्सिस में, नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर इस किस्म के लीडर्स की पैदा होने की जरूरत होती है कि जो अपने नीचे वालों को उस हिरार्की के अंदर लेके चलें, ठीक है। उस कैटेगरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड मीट करना सिखाएं, मैक्सिमम स्टैंडर्ड को मीट करना सिखाएं, ठीक है। सो नर्सिंग लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। की लीडरशिप पोजीशन इज द फर्स्ट लाइन नर्सिंग मैनेजर, और जो सबसे फर्स्ट लाइन मैनेजर पोजीशन होती है वो आपके पास क्या होती है, नर्सिंग मैनेजर होती है, लीडरशिप की पोजीशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे समर है, नेहा है या लाइबा है, कोई भी है इनमें से, सिमरा है, शांजा है, वो काम कर रही है एज ए लीडर, ठीक है, एज ए फर्स्ट लाइन मैनेजर। अगर कोई इनके नीचे एज अ स्टाफ नर्स काम कर रहा है और वो निगेट कर देता है इनके ऑर्डर को कि नहीं मैंने तो इस तरह से केयर नहीं प्रोवाइड करना, हालांकि आप लोग मैनेजर हैं, आप लोग एक हाई लेवल पे बैठे हुए हैं और आप लोगों की बात का मतलब ये है कि आप लोगों ने उस प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर सपोज माउथ केयर नेहा कहती है कि आई एम ए मैनेजर एंड आप इस तरीके से इसको परफॉर्म करें और वो आगे से निगेट कर दे स्टाफ नर्स के नहीं मैं नहीं इस तरह से करना चाहती, नो, फिर आप कभी भी इस चीज को मीट नहीं कर सकते। लीडर का काम होता ही है आइडिया जनरेट करना, और मैनेजर का और लोअर स्टाफ का काम ही ये होता है कि उसको, मैनेजर का होता है उसको मैनेज करवाना और लोअर स्टाफ का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट पेशेंट के ऊपर करना, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक यू कैन से कि अगर आर्मी क्यों सक्सेसफुल है बाकी लोगों से, बाकी डिसिप्लिन से, इसलिए कि उन्होंने ऑर्डर करना होता है, डू एंड डाई, कर दो या मार दो, ठीक है। और लीडरशिप क्वालिटीज, लीडर भी यही होता है कि वो सिर्फ ऑर्डर करे और उसको आगे फॉलो करने वाले हो, उसके ऊपर निगेट करने वाले, आर्ग्यू करने वाले लोग नहीं होने चाहिए, फिर आप कभी भी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। सो लीडर इनबॉर्न होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजर इनबॉर्न नहीं होते, लीडर इनबॉर्न क्वालिटी होती है, ठीक है। आई डोंट नो आपकी क्लास में कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये इनबॉर्न क्वालिटी है, लेकिन लीडर इनबॉर्न होते हैं और मैनेजर कोई भी हो सकता है। उसके बाद कहते हैं सेवरल की इश्यूज विल इन्फ्लुएंस एंड क्रिएट चेंज इन द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर। मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आ जाते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हेल्थ केयर डिलीवरी जो कर रहे हैं उसकी क्या वजूहत है कि आप एक स्टैंडर्ड आईडीए को मीट नहीं कर रहे, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक एज ए मैनेजर आप इंटरनेशनली कनाडा में काम करके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करके आए हैं, और आप वहां की प्रैक्टिसेस को यहाँ पे अगर शालामार में करवाना चाहते हैं एज अ मतलब कि लोअर स्टाफ से एज अ मैनेजर आप काम कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सॉरी, जो कि आपको इनकाउंटर होते हैं। उसमें इकोनॉमिक ऑफ द हेल्थ केयर, ठीक है, इकोनॉमी आ जाती है, रिसोर्सेज नहीं है। कॉम्पिटेटिव नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, कॉम्पिटिटिव नेचर मतलब कि आप कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, दूसरी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के साथ। शॉर्टेज ऑफ द प्रोफेशनल हेल्थ केयर पर्सनल, अब आपके पास उस किस्म के हेल्थ केयर पर्सनली इतने प्रोफेशनल नहीं है, उनकी शॉर्टेज है, तो आपको कम पे भी काम चलाना पड़ता है। या अगर रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमी वाइज डूब रहा है कोई चीज, कोई भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो आपको क्या है कि आपको लो कॉस्ट पे भी लोगों को रखना पड़ता है, या इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों को भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है ड्यू टू देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है।
एंड नंबर 4, फोकस ऑन क्वालिटी आउटकम। और मकसद क्या होना चाहिए? क्वालिटी आउटकम, यानी कि जो नताइज अखज हो, जो रिजल्ट्स निकले, वो क्वालिटी आउटकम होने चाहिए। अब ये नहीं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ बेड 1 के पेशेंट का बुखार कम करना है, क्योंकि उसका बुखार 1 या 6 पे जा रहा है, ठीक है, तो मैं उसको मेडिकेशन दे दूं, ठीक है, मैं उसको कोई भी इंजेक्शन लगा दूं, ठीक है, या मैं उसको टेपर स्पंजिंग कर दूं। नहीं, हमारा काम है क्वालिटी आउटकम, यानी कि जो जो प्रैक्टिसेस ये वैसे भी परफॉर्म हो रही है, लेकिन व्हाई नॉट इन द स्टैंडर्ड वे? हम स्टैंडर्ड क्वालिटी को क्यों नहीं हम फोकस करते, क्यों नहीं मैयर करते? तो क्वालिटी समटाइम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से सेवरल की इश्यूज का हमें सामना करना पड़ता है एक स्टैंडर्ड हेल्थ केयर की डिलीवरी को प्रोवाइड करते हुए। इजंट इट? सबको मेरी समझ आ रही है? सब चुप हो गए हैं? क्या समझ नहीं आ रही? अच्छा, वी हैव अनस्टेबल सिचुएशन दैट रिक्वायर्स चेंज टू अकर रैपिडली, ठीक है, मतलब हम इस किस्म की कहते हैं अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि जिसमें एकदम से चेंज आना भी मुश्किल होता है, एक रैपिड चेंज भी मुश्किल है। दिस चेंज डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड न्यू लीडरशिप एक्सपर्टीज, ठीक है। और इस किस्म की चेंज के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें अपने अंदर नरमी लाना पड़ती है, हमें अपने अंदर स्मार्टनेस लाना पड़ती है, ठीक है, हमें अपने अंदर एक्सपर्ट लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत होती है। वैसे तो लीडर इनबॉर्न होते हैं, लेकिन अगर जो बाय इनफॉर्चुनेटली बन भी ना जाते हैं लीडर, तो वो क्या होते हैं कि वो सीख भी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लीडर जो होते हैं वो खुदा की तरफ से इनबॉर्न ही होते हैं। मैनेजर मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल स्किल। अब फातिमा को या रौलिका को या शीतल को या इरम को, किसी को भी मैनेजर बना दिया गया। अब फाइनेंशियल स्किल्स को देखते हुए इसने पूरा एक बजट बना के देना होता है ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेटर को कि मुझे अपनी वार्ड के लिए, मुझे अपने यूनिट के लिए, पूरे साल के लिए या 6 माह के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर है, ये मेरी नर्सिंग केयर की कॉस्ट बनती है भाई, मुझे ये देनी है आप लोगों ने, ठीक है। वो बजट बना के दे देती है, ठीक है, क्योंकि आप मैनेजर हो, सही है। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर नीड कॉन्टिन्यूड स्टडी टू इंश्योर दैट पेशेंट आउटकम एंड इकोनॉमिकली। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि आप इफेक्टिवली जो आप कॉस्ट बनाई है आपने नर्सिंग केयर के लिए, उसको आपने कॉन्टिन्यूड स्टडी करते रहना है और उसको इंश्योर करना है पेशेंट की आउटकम और उसकी इकोनॉमी के ऊपर। जाहिर है कि अगर आप अपनी मतलब के यूटेंसिल्स मंगवाएंगे, अपनी मतलब की आप सारी की सारी गॉज मंगवाएंगे, बैंडेजेस मंगवाएंगे, उसकी माउथ केयर, हेल्थ, फुट केयर, ठीक है, डिफरेंट चीजों के लिए जिस भी यूनिट में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जब आप यूटेंसिल्स या इंस्ट्रूमेंट को नीड लिख के भेजेंगे, तो क्या है कि जब तक आपको वो नहीं मिलेगा, रेक्विजिशन करके भेज रहे हैं, आगे से कुछ नहीं आ रहा, तो क्या आप उस केयर को पॉसिबल बना सकते हैं एज ए मैनेजर? नहीं, आप तो वहां फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका भी आगे से मसला है कि आपको हायर एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बजटरी डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, अक्सर आप लोग गुजरते हैं शालामार की बैक साइड से एचआर की साइड पे एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट PROCURMENT लिखा होता होगा। एचआर डिपार्टमेंट के साथ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वालों का ये काम होता है कि जो इधर से रेक्यूजेशन चीजों के लिए हॉस्पिटल साइट से बना के वहां भेजी जाती हैं, उसको बजट में रखना और उस यूनिट के लिए बजट पास करके देना। अब अगर आप बजट ही नहीं है तो यार आप क्या केयर करोगे? गॉज ही नहीं पड़ा हुआ, ये बैंडेज ही नहीं खत्म हो गई है आपकी तीसरे महीने या चौथे महीने और 6 मंथ का आपने बजट प्लान किया हुआ है, देन व्हाट विल यू डू एज अ मैनेजर? ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ केयर कॉज्ड बाय शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे एंड एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ केयर, अगर इंक्रीज इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेंस केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे लोग हॉस्पिटल भी कम स्टे करेंगे, ठीक है, और जो एजिंग है वो भी क्या हो जाएगी? वो आपकी कम हो जाएगी, सही है ना। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट आया है बुखार के साथ, डायरिया के साथ, आप उसको होली सोली केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी टैपिक स्पंजिक स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं, उसका इन्फीजियन स्टैंडर्ड पे लगा रहे हैं, उसकी जो आप केयर है एनल केयर वो स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आप कैनुला आईवी केयर जो है वो स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं, उसको मेडिकेशन आप टाइमली दे रहे हैं, उसको आप डाइट टाइमली दे रहे हैं, तो व्हाट विल यू से? यू विल से कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा ना। और जो लोग एजिंग की तरफ बड़े इमीडिएट चले जाते हैं वो भी पीछे हो जाएंगे, क्यों? इसीलिए, ठीक है। सो नंबर 3, टू improve केयर इट रिक्वायर्स द इंस्टीट्यूशंस टू फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इन एडिशन टू द क्वालिटी ऑफ द क्लिनिकल आउटकम, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या आता है? हम केयर इंप्रूव करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, जो कि क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस को, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है, उनका सोर्स ऑफ कह लें कि आप बन जाता है फोकस वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन केयर के लिए।
मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि शौकत खानम लेबोरेटरी की जो लैब्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो मैं तो अपने टेस्ट लैब शौकत खानम लैब से ही करा रही हूँ। या मैंने अगर फॉर एग्जांपल अब मेरा कोई फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का कोई लिवर का इशू है या किसी पेशेंट का कोई गॉल ब्लैडर का इशू है, कॉलेसिस्टेक्टमी उसको रिकमेंड की गई है, तो वो कहता है कि मैंने तो जी डॉक्टर्स हॉस्पिटल से ही करवाने हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल का जो आउटकम्स है उनके क्वालिटी जो है, क्वालिटी आउटकम या हेल्थ केयर जो प्रोविजन है उनकी वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कंज्यूमर कौन है? क्लाइंट है, आपके मरीज है, पेशेंट है। अगर यार उन्होंने शालामार में भी पैसे देने हैं, डॉक्टर्स में भी पैसे देने हैं, तो वो किसको प्रेफर करेंगे? वो प्रेफर करेंगे जहां पे उनको क्वालिटी ऑफ केयर दी जा रही है, जहां पे उनकी कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन है। विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आप केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं जा सकती। Nurses are the largest group of the healthcare professionals and patients often judge the quality of care by quality of their services. अच्छा जी, अब देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी जगह पे अगर हमने देखना है ना कि वो अस्पताल कितना अच्छा चलता है, कोई भी प्राइवेटाइज सेक्टर है, कोई भी प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो कहते हैं कि अगर उसकी आपने सक्सेस रेट को चेक करना है ना, ठीक है, तो आप ये देखें कि वहां की नर्सिंग केयर कैसी है। ठीक है, वहां की क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर कैसी है, उसकी क्वालिटी से जज हो जाता है। ठीक है, यानी नर्सेज जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का नाम उनको इसी वजह से दिया गया। फर्स्ट लाइन मैनेजर इंश्योर्स पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ केयर आर मेट। फर्स्ट, अब मैनेजर भी तीन तरह के होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल साइज में यूनिट का जो इंचार्ज होता है, एक फर्स्ट लाइन होता है, एक सेकंड लाइन होता है, एक थर्ड लाइन मैनेजर होता है। सबसे पहले कंप्लेन जो होती है वो क्या होती है? वो आपके पास फर्स्ट वाले मैनेजर के पास आती है, फिर सेकंड वाले के पास आती है और फिर थर्ड वाले के पास आती है। कभी भी कंप्लेंट डायरेक्ट उठ के थर्ड वाले पे नहीं आएगी, अगर थर्ड वाला जो है वो कह ले कि हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा है। मिसाल के तौर पे रॉलिका को कोई मसला है कॉलेज की किसी भी चीज से, मिसाल के तौर पे एकेडमिक रिलेटेड कोई मसला है, तो वो कभी भी उठ के डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाएगी। वो पहले क्या होगी कि अपनी जो क्लास एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करेगी। वो क्या है? फर्स्ट लाइन। अगर उधर भी बात नहीं बनती तो आप लोग क्या करोगे? कोऑर्डिनेटर को अप्रोच करोगे। अगर उधर भी बात नहीं बनती तो आप प्रिंसिपल को अप्रोच करोगे। और अगर उधर भी बात नहीं बनती तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट जो है वो सीईओ तक चले जाओगे, अगर आप इतना अप्रोच रखते हो तो। मतलब ये हायरार्कीज बनी हुई है। ठीक है, तो कभी भी उठ के ऐसा नहीं है कि किसी को कोई मसला हो तो वो चले जाए थर्ड लेवल मैनेजर के। ये उसके भी डेकोरम के खिलाफ है ना, ये उसके भी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। तो पहले अगर मसला निचले लेवल पे हल नहीं होता तो फिर आपने आगे मूव करना है, कभी भी आपने पहले थर्ड लेवल पे मूव नहीं करना। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन मैनेजर की ये फर्स्ट लाइन मैनेजर की जो है वो क्या कहते हैं होती है कि वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हल करे। कहता है अवर हॉस्पिटल्स इज मैनेज बाय इंडस्ट्रियल मॉडल्स ऑफ द मैनेजमेंट। हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल्स पे मैनेजमेंट करते हैं। प्रोफेशनल नर्सेज मस्ट बी गिवन अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर द पेशेंट केयर। और प्रोफेशनल नर्सेज जो होती हैं वो अकाउंटेबिलिटी लेती हैं इन चीजों के लिए। आगे आ जाता है डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। डेफिनेशन बेसिकली बड़ी ही कह लें कि एक टेक्निकल सी, अगर आपने इसको याद करना है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि यार मैनेजमेंट क्या होती है, तो आपने आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ठीक है, आपको आर्ट आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए लोगों से काम लेने का। ठीक है, अब सिमरा है या इरम है, ठीक है, वो मैनेजर है। अब सिमरा और इरम के एटीट्यूड से, बिहेवियर से, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने निचले स्टाफ को आगे लेके चलती हैं, उनमें क्या क्या आर्ट है, कैसी जुबान है उनकी, कैसा इखलाक है उनका। ठीक है, कौन से गट्स हैं जिनकी बेस पे शिमरा और इरम के नीचे वाले लोग जो है फौरी तौर पे जो है वो स्टाफ नर्सेस बात सुनती हैं या केयर प्रोवाइड करती हैं जैसी वो बताती हैं। सो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, इजंट इट? बोथ आर्ट एंड साइंस। अब आर्ट भी और साइंस भी है। साइंस इस तरह से है कि आपने अगर किसी पेशेंट के ऊपर या वार्ड के अंदर कोई नई रूल या कोई नई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, तो वो आप मेडिकल के अंदर रहते हुए बनाएंगे। ठीक है, मेडिकल जार्गन्स को यूज करते हुए, मेडिकल टेक्निक्स की इस्तेमाल से उसके अंदर रहते हुए बनाएंगे। लेकिन आर्ट ये है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे। ठीक है, अगर किसी से कोई काम लेना है, आप बदतमीजी शुरू कर दें, कभी भी कोई छोटा बच्चा भी है ना, अगर आप उसकी तरफ एक दफा, दो दफा, तीन दफा गुस्से से देखें, कभी आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर है यही। अगर आप उसको हर दफा प्यार की नजर से देखें, वो दौड़ता हुआ चला आता है। सेम लाइक
बड़ा इंसान हो छोटा हो, प्यार की जुबान, ठीक है। हाउ टू हैंडल द पीपल, दिस इज आर्ट जो कि आपके अपने अंदर है। अगर आप किसी और का गुस्सा किसी और पे आके एज ए मैनेजर लगे हो, अपने लोअर स्टाफ पे निकाल रहे हो, आप अच्छे मैनेजर नहीं हो, ठीक है। यू कैन नॉट डू गुड वर्क, सही है। सो आर्ट एंड बोथ साइंस, work that involves the guidance or direction of the group of the people towards organizational goals or objective, ठीक है। काम का मकसद क्या है कि हमने अपने गोल्स को टारगेट करना है, हमने अपने गोल्स अचीव करने हैं। और गोल हमारा क्या है? हमारे गोल यही है कि हमारा पेशेंट सेटिस्फाइड हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करे, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आए। अब कस्टमर यही नहीं कि दुकान पे जाता है या कपड़ा लेने जाने वाले कोई कस्टमर कहते हैं। आजकल इस मॉडर्नाइजेशन के अंदर हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री कहलाती हैं, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जो क्लाइंट या पेशेंट नहीं बल्कि कस्टमर्स भी हम कह सकते हैं कि वो आते हैं। इंटरनेशनली बात कर रही हूँ, ठीक है। सो यू आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आप उस चीज का पे लेते हैं उनको केयर प्रोवाइड करने का, ठीक है। सो इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग मैनेज्ड। इंटरपर्सनल आपके और आपके पेशेंट के दरमियान में, या आपके और आपके स्टाफ के दरमियान में। एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल यानी कि किस तरह से आपने चीजों को आगे लेके चलना है टेक्निकली। टेक्निकली मुराद क्या होता है कि स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए या उस जगह के एनवायरनमेंट और उसके उधर की पॉलिसीज को देखते हुए। थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग मैनेज्ड, के अब मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड है उसको मीट किया जाए। मतलब ये है कि शालामार कुछ और स्टैंडर्ड बनाएगा, शालामार की कुछ और पॉलिसीज होंगी, शौकत खानम की कुछ और पॉलिसीज होंगी, ठीक है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल की कुछ और पॉलिसीज होंगी। आपने उस पर्टिकुलर हेल्थ इंडस्ट्रीज की जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके जो एसओपीज हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जाना। अगर आप उससे बियॉन्ड जाएंगे तो आप तो खुद अपनी नौकरी के दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने एसओपीज को ऑलवेज फॉलो करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को ऑलवेज अंडर कंसिडरेशन रखना है, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट प्रोसेस। कहता है मैनेजमेंट प्रोसेस अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। अब मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, वो हर चीज आपको पता है एक प्लान्ड चीज होती है, ठीक है। हमने कोई भी काम करना होता है ना, कोई भी हमने अपना गोल मीट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको वाया एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मरीज का बुखार कम करना है तो मैं जाके कह दूं कि मैंने मरीज का बुखार कम करना है तो बुखार कम हो गया, नहीं। आप क्या करते हो, आप पीपीआर चार्ट लेते हो, थर्मामीटर लेते हो, डॉक्यूमेंट करते हो, पेशेंट के ऊपर प्रोसेस करते हो, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करके उसको फिर बकायदा पूरा एक प्रोसेस आप करते हो, और करने के बाद फिर आपका टेम्परेचर जो है वो नीचे आता है, और फिर आप उसको दूसरी अपनी जो सीनियर है उनके इलम में भी लेके आते हो कि मैंने टेम्परेचर कम कर लिया है, ठीक है, जो गिवन टास्क है मेरा कम हो गया। तो पूरी की पूरी आपने चीजों को एक प्रोसेस किया, प्लान किया। इसी तरह कहता है फॉर ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, पॉसिबल किससे है? ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज से मुमकिन है, टेक्नोलॉजी से। थर्मामीटर नहीं होगा बुखार चेक कर सकोगे? नहीं। पानी नहीं होगा, पट्टियां नहीं होगी, बाउल नहीं होगा, ठीक है, टैप नहीं होगी, बुखार कम कर सकोगे? नहीं कर सकोगे ना। तो दिस इज द थिंग। पेपर पेंसिल नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं कर सकोगे। आगे चल रहे, एक साइक्लिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट आ गया द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, डन प्रॉपरली। अब एंड पे आ रहा है डन प्रॉपरली। प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन, मतलब वर्क डन तो गेट कर लिया हमने थ्रू अदर्स, दूसरे लोगों से, लेकिन प्रॉपरली भी करवाना है, ऑन टाइम करवाना है, विद इन द बजट करवाना है, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल एंड्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे शहर को वार्ड मैनेजर बना दिया गया और उसको कहा कि आपने अपना मैक्सिमम हमें देना है, तो शहर कहेगी जी नहीं, मैं मुझे तो इतनी महंगी गॉज ला के दे, और मुझे इतना महंगा ही आप बंडल रोल डाल के दे, और मुझे इस फार्मास्यूटिकल कंपनी या इस कंपनी का ही आप मुझे जो है वो थर्मामीटर ला के दे, तो मैं फिर ही इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कभी भी, आपने विद इन द बजट बात करनी होती है।
अच्छा जी, उसके बाद कहता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स डन प्रॉपरली ऑन टाइम विद इन द बजट इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल एंड। यार उस आपने विद इन द टाइम करना है, विद इन द बजट करना है, ठीक है, और आपने रिसोर्सेज को जो है वो आपने इस जो ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिए हैं, जो कह दिए हैं, दे दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने चलाना है, तो आपने प्रॉपर वर्क डन किया है या करवाया है। प्लानिंग क्या है? प्लान से जाहिर है, ठीक है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज। अब बुखार कम करना है, मैं बाउल पकड़ूंगी, बैंडेजेस पकड़ूंगी, गॉज पकड़ूंगी, पानी भरूंगी, पूरी की पूरी एक प्लानिंग है मेरी, ठीक है। पेशेंट को काउंसल करूंगी कि मैं आपका बुखार कम करने जा रही हूँ, तो आपने अब क्या कहते हैं, रेडी रहना है, मैं आपका ये प्रोसेस करने जा रही हूँ, उसको काउंसल करना है, रेपो बिल्ड करनी है। तो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज यू हैव टू प्लान ऑलरेडी, ठीक है। required to achieve the desired goal को अचीव करने के लिए, it is the first and the foremost activity to achieve the desired plans, such as psychological aspects, ठीक है, that requires conceptual skills, ठीक है। मतलब अक्ल नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स that required conceptual skills भी आनी चाहिए। अब पता है थर्मामीटर कैसे नहीं पकड़ना, कैसे पकड़ना है, यही नहीं पता थर्मामीटर पकड़ना कैसे, बुखार कैसे कम करोगे? कॉन्सेप्चुअल स्किल्ड होना चाहिए आपको, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग नंबर 1, ऑल अदर फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन इट। सारे के सारे फंक्शन देखें कि इस पे डिपेंडेंट है। डेटा आर गैदर्ड एंड एनालाइज्ड, डेटा लिया जाता है और एनालाइज किया जाता है। मैनेजर मस्ट प्रिडिक्ट व्हाट इज फ्यूचर नीड्स एंड सेट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मैनेजर का काम सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल नीड्स नहीं बल्कि पोटेंशियल नीड्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है। एक्चुअल नीड्स तो वो है जो कि हमें नजर आ रही है, पोटेंशियल नीड्स वो है जो कि फ्यूचर में होनी है। एक्चुअल क्या, व्हाट इज हैपनिंग, एंड पोटेंशियल क्या है, व्हाट कुड हैपन, सही है, जो होना है, तो जो हो सकता है। सो प्रायोरिटीज मस्ट बी मेट, प्रायोरिटीज आपकी सेट होनी चाहिए कि यार एज अ मैनेजर मेरी क्या क्या प्रायोरिटी है, मुझे कौन सा सामान पहले मंगवाना है। मिसाल के तौर पे इमरजेंसी में बैठे हो, बंडल रोल मंगवाओ यार, ब्लीडिंग के साथ कोई पेशेंट आ जाए, बंडल रोल की कमी की वजह से वो क्या जा सकता है, शॉक में जा सकता है। एज ए मैनेजर आपको प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, आप किस यूनिट के मैनेजर हो, ठीक है। अगर आप डायलिसिस के हो तो आपके पास स्टॉक में ऑलरेडी क्या होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में वो सारे के सारे जो आपके केमिकल्स हैं, इन्फ्यूजन हैं, जो भी आपने उसके अंदर डायलाइजर डालने हैं, वो आपके पास जो है वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो क्या है, आपकी प्रायोरिटीज सेट नहीं है, सही है। आगे द स्ट्रेटेजी सीक्वेंस इन अ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर आपने सारी की सारी स्ट्रेटेजीज डिजाइन करनी है। बजट आर यूज्ड इन अ प्लानिंग, बजट इवन जो आपको मिल गया वो आपने डिजायर्ड टाइम के अंदर उसको सारा का सारा यूटिलाइज करवाना है, ठीक है। किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसीज नहीं शो करवानी है आपने जब आपका बजट का ऑडिट होना है, ठीक है। बजट की पूछगीछ होनी है, ऑडिट मीन पूछगीछ। प्लानिंग इज द बेसिस फॉर द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपने चीजों को प्लान किया हुआ है तो आप टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर आपने प्लानिंग नहीं की हुई तो आप कभी भी टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह यू एज अ स्टूडेंट ऑफ BSN फाइनल ईयर, आपने भी अपनी लाइफ की, अपनी एकेडमिक्स की, अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी। कुछ चीजें मेट हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती खुदा की तरफ से। इसी तरह से आपकी प्रोफेशनल प्लानिंग भी इसी तरह से है। So organizing is the process of defining and grouping the activities of the entire process. अब आपने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने सबसे पहले डिफाइन किया और ग्रुप कर दिया अपनी एक्टिविटीज को, सारे प्रोसेस की, और फिर आपने उसको एस्टेब्लिश किया अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे, फिर मैं वही पहली एग्जांपल, आप लोगों ने कहना क्या मैडम आज बुखार चेक लगाई हुई है, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल है, बेसिक लेक्चर और इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसलिए मैं एक बेसिक आपको एग्जांपल देती हूँ कि बुखार चेक करने के लिए यार आपने प्लान किया हुआ है, ठीक है। प्लान करने के बाद आपको कौन कौन से यूटेंसिल रिक्वायर है, किस किस आपने चैनल से होके गुजरना है, कहाँ कहाँ से इजाजत लेनी है, किस किस को इन्फॉर्म करना है, कौन कौन सी चीज रिक्वायर है, किस किस अथॉरिटेटिव पर्सन को आपने अपने एतमाद में लेना है कि मैं ये फलाने बेड के फलाने पेशेंट के ऊपर ये प्रोसीजर करने जा रही हूँ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग करके उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। आपने डिफाइन किया, अपनी एक्टिविटीज को ग्रुप किया सारे उस प्रोसेस के साथ, ठीक है। और आपने हायर अथॉरिटी का रिलेशनशिप बिल्ड किया इन सारी की सारी एक्टिविटीज के अंदर, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग।
द पर्सनल कैन इम्प्लीमेंट द प्लान्स विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और ये नहीं हैप हैजर्ड, नॉट अ हैप हैजर्ड, यू शुड बी एफिशिएंट, ठीक है, यू शुड शो इफेक्टिवनेस, सही है। एस्टेब्लिश ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने पूरा का पूरा एक बनाना है कि मैंने अपनी जो है वो मैनेजर को इन्फॉर्म किया, अपनी जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है, फर्स्ट लाइन मैनेजर को मैंने इन्फॉर्म किया, अपने से जो नीचे हेड नर्स है उनको इन्फॉर्म किया, और मैंने खुद भी डॉक्यूमेंट किया, और देन फिर मैंने उस स्टेप को परफॉर्म किया। रिलेशनशिप आर डेलिनिएटेड, ठीक है, जॉब एनालिसिस, पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन, वही बात आ गई कि अकॉर्डिंग टू आपने हायरार्की चलना है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलना है, जॉब की जो आपकी डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है कि आपने किसको इन्फॉर्म करना है। अब ये ऐसा नहीं है कि आरफा उठ के जो है वो सीईओ को इन्फॉर्म करना शुरू कर दे, नो, ठीक है, जो जहां है हायरार्की के अकॉर्डिंग आपने उसको परफॉर्म करना है, उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। आगे आ जाता है स्टाफिंग, कहता है रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ओरिएंटिंग, डेवलपिंग पर्सनल टू अकॉम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब शहर किसी जगह पे सिक्योरिटाइज होने के लिए जाती हैं, ठीक है, किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो स्टाफिंग होगा, यानी लोगों का उर्फे आम में मैं खोल के बता देती हूँ, लोगों का भर्ती करना, ठीक है। दो चीजें होती हैं जब हम जॉब लेने जाते हैं, ठीक है, एक होती है रिक्रूटमेंट, एक होती है सिलेक्शन, एक तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो सिलेक्शन समथिंग डिफरेंट, रिक्रूट समथिंग डिफरेंट, ठीक है। हम लोग सिलेक्शन को ही समझते हैं, जॉब मिल गई, नो नो, पहला सिलेक्टिंग, इंटरव्यूइंग एंड रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ओरिएंटिंग, डेवलपिंग पर्सनल टू अकॉम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को चलाने के लिए मुझे लोगों को जो भर्ती करना है वो स्टाफिंग कहलाता है। डिटर्मिनिंग असाइनमेंट सिस्टम, उनको डिफरेंट असाइनमेंट डिटर्मिन कर देना, केस मेथड बता देना, फंक्शन बता देना, टीम बता देना, और प्राइमरी नर्सिंग भी उनको आते होना, वो क्या है, स्टाफिंग। भाई एक बंदा मेरे पास नर्स की जॉब करने आ रहा है, उसको थर्मामीटर खोलना नहीं आता, उसको उसका फंक्शन नहीं आता, या उसको टीम वर्क नहीं करना आता, साइको है, ठीक है, या उसको केस मेथड नहीं बनाने आते, तो मैं क्या उसको जॉब दूं? मैं तो उसको इंटरव्यू पे फारिग कर दूंगी। सो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना इज अ टफ टास्क। शेड्यूल टू मीट द नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशन, और हम शेड्यूल कर लेते हैं क्लाइंट की नीड्स को, उसकी पर्सनल को, और उसकी इंस्टीट्यूशंस की डिमांड्स को हम क्या कर लेते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। आगे आ जाता है डायरेक्शन, डायरेक्ट पर्सनल एंड एक्टिविटीज टू अकॉम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो गोल होते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं, हमने उसको डायरेक्ट बनाना होता है। डायरेक्ट मतलब हमने उसको फ्लो कर देना होता है, उन एक्टिविटीज को और उन पर्सनल्स को। डायरेक्ट मीन फ्लो करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करवा देना। मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पर्सनल, आपने अगर मुझे टीम लीडर है, टीम लीडर के बाद मैनेजर है, मैनेजर के बाद हेड ऑफ द यूनिट है, अगर मोटिवेशन ही नहीं मुझे मिलेगी, अगर मैं सिद्रा को, आरफा को, सहर को, फातिमा को, रौलिका को अगर मैं मोटिवेशन ही नहीं देती हूँ, तो कभी आप लोग ठीक काम नहीं कर सकोगे, ठीक है। मतलब मोरल डाउन हो जाएगा ना, ह्यूमन साइकी है, ठीक है, मोरल डाउन करती है। सो मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है। आपको अपने एम्प्लॉयज को क्या देने चाहिए, बोनसेस देने चाहिए, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लीडिंग पर्सनल को। नॉलेज ऑफ द वंस लीडरशिप स्टाइल, और अगले बंदे में देखना चाहिए कि इसका काम करने का स्टाइल क्या है, आया इसमें कहीं इननेट क्वालिटी तो नहीं है लीडरशिप की। अगर मैं एज ए लीडर बैठा हुआ हूँ और मैं अपने मैनेजर्स को देख रहा हूँ, टू गेट वर्क डन बाय अदर्स, ठीक है, लोगों से काम लेने का तरीका आना चाहिए और करवाना चाहिए, इंप्लीमेंट करवाना चाहिए उसको। यही नहीं कि मैं कह दूं कि नहीं मुझे थर्ड ईयर को पढ़ाना आता है, मुझे फाइनल ईयर को पढ़ाना आता है, बट सिर्फ मुंह से ही पढ़ाना, मतलब उसको करके दिखाना है यार, सिर्फ मुंह से उसका अदा करना नहीं होता, ठीक है। यू शुड डू समथिंग प्रैक्टिकली एंड प्रूव योरसेल्फ यू कैन डू, इजंट इट। टास्क रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड असर्टिव बिहेवियर, ठीक है। आपका जो टास्क है वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, एंड असर्टिव बिहेवियर होना चाहिए। वही बात आ गई कि अगर मुझे मेरे नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है, मैंने आके बदतमीजी शुरू कर दिया, शॉर्ट टेम्पर्डनेस शुरू कर दिया, मैं बिल्कुल भी के पैसिमिस्टिकली अगर मैं प्ले कर रही हूँ, तो मैं कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकती।
कंट्रोलिंग, अब कंट्रोल कभी भी जबर से नहीं आता, जबरदस्ती नहीं आता। मैं अगर आप लोगों को फाइनल ईयर अगर आपके साथ जबर करना शुरू कर दूं तो आप कभी भी उस पाथ पे नहीं चल सकते। ह्यूमन नेचर है कि किसी को भी अगर आप कोई जबरन कोई काम करवाना चाहे ना, वो नहीं करता, स्पेशली ह्यूमन, जानवर भी नहीं करते इवन। सो ह्यूमन नेचर, ठीक है। कंट्रोलिंग इंश्योर प्रोग्रेस टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान एंड इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट दो स्टैंडर्ड। सेट स्टैंडर्ड आपको दे दिए जाते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड है, ठीक है, और इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है और लोगों को कंट्रोल करना है और लोगों से काम लेना है, ठीक है। एज अ मैनेजर या फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों की एडवाइजर हूं और मुझे ये कहा जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनल ईयर से आपको ये रिजल्ट चाहिए। मुझे सिर्फ एक दफा कंट्रोल कर दिया गया और अब मैंने करके दिखाना है, ठीक है। हाउ टू डू, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे सेट स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं कि ऐसे पढ़ाना है, इतने और लेक्चर लेना है, इस तरह टेस्ट लेना है, एमसीक्यूज लेना है, एससीक्यूज लेना है, असाइनमेंट लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, आगे मेरा काम है, ठीक है। सो रिपोर्ट रिजल्ट्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन, ठीक है। रिपोर्टिंग हमसे ली जाती है, एक्शंस हमारे देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग रिजल्ट्स विद प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने प्री डिटर्मिन्ड जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें हम कंपेयर करते हैं चीजों को। अस्सलाम वालेकुम मैम, आज, ठीक है, उसमें हम कंपेयर करते हैं चीजों को। अच्छा, उसके बाद आता है कंपेयरिंग रिजल्ट्स विद प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। आप प्री डिटर्मिन्ड जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं आप उनको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। सॉरी क्लास, वो कोऑर्डिनेटर आ गई थी इसलिए बात नहीं हो सकी। मैंने दोबारा से जो है वो रिफ्रेश किया। लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट जो है उसमें आ जाता है टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इसी तरह से जो है वो आपकी जो है वो मैनेजर जो है वो मूव करते हैं हायरार्की वाइज। फर्स्ट लाइन जो होता है वो आपका सुपरवाइजर होता है, एडवाइजर होता है। जैसे लेट सपोज मैं आप लोगों की जो हूँ वो क्लास एडवाइजर हूँ, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरे पास उधर काम कर रहे हैं क्लिनिकल सेटिंग में और मैं आप लोगों की हेड नर्स हूँ, ठीक है। सो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज की एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद मिडिल मैनेजर्स आ जाते हैं। मिडिल मैनेजर्स कहते हैं कोऑर्डिनेट नर्सिंग एक्टिविटीज ऑफ सेवरल यूनिट्स। मिडिल मैनेजर्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं नर्सिंग एक्टिविटीज को सेवरल यूनिट्स के अंदर, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेटर यू कैन से, अब देखें वर्ड उसमें आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। आगे आ जाता है टॉप लेवल। टॉप लेवल में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट की एचओडीज, प्रिंसिपल्स वगैरह आ जाते हैं। आगे आ जाता है मैनेजर नीड्स थ्री टाइप्स ऑफ स्किल। मैनेजर को तीन तरह के स्किल्स की जरूरत होती है, टेक्निकल, ह्यूमन, कॉन्सेप्चुअल। टेक्निकल क्या है? टेक्निकल जिसमें मेथड्स आ जाते हैं, प्रोसीजर के, टेक्निक्स के, नॉलेज के, वर्क बीइंग परफॉर्म के, ये टेक्निकल होते हैं। काम लेना आता भी है या नहीं आता, टेक्निक आती भी है या नहीं आती, नॉलेज भी है या नहीं है, तो दिस इज टेक्निकल स्किल्स बेसिकली। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, मैं अगर इरम को मोटिवेट नहीं कर रही, अगर मैं हुमा को मोटिवेट नहीं कर रही, शांजा को मोटिवेट नहीं कर रही, आए दिन इनके लड़ाई झगड़े रहते हैं आपस में, तो कंफ्लिक्ट की वजह
मैंने आपस में आप लोगों का झगड़े को कैसे मैनेज करवाना है। ये नहीं कि लड़ लड़ के आपने उसका प्रोग्रेशन रेट ही गिरा दिया, नो। conceptual skills require analytical thinking and being able to perceive trends of the organization. एनालिटिकल थिंकिंग ये होता है कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंटली आपने बिहेव करना है और एनालिटिकली करना है, एनालिसिस करते हुए एक चीज का दूसरे को लिंक करते हुए जाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, और आपने ट्रेंड देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड से मुराद ये है कि अगर अब अभी ऑर्गेनाइजेशन आजकल कोविड की वजह से बजटरी फॉल के अंदर जा रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज को भांपते हुए अपने रिसोर्सेज को खुद ही लिमिटेड कर देना है। जहां आप 2 बंडल निकालते हो एक वीक के अंदर, वहां आप एक निकालना शुरू कर दो और एक से जरूरत पूरी करवाना शुरू कर दो, और अपने यूनिट्स के मेंबर्स की मीटिंग करो और उनको बताओ कि अभी ये सिलसिला चल रहा है, तो वी हैव टू कट डाउन आवर नीड्स, कट डाउन आवर यूटेंसिल्स, कट डाउन आवर। सो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट क्लास टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेक्शन फिर मेरा आप लोगों के साथ ही है 2 से 3 बजे, तो फिर इंशाल्लाह लीडरशिप के नेक्स्ट कुछ आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। अच्छा, इज देयर एनी क्वेश्चन क्लास? यू कैन आस्क प्लीज। किसी को कोई सवाल है मुझसे पूछे प्लीज, और बताएं कि आज का सेशन कुछ समझ आया। किसी को समझ नहीं आया? किसी को कुछ समझ नहीं आया? ओ माय गॉड, इसका मतलब कि कुछ समझ नहीं आया किसी को भी। इतनी मुश्किल लग गई लीडरशिप मैनेजमेंट। 44 स्टूडेंट हैं और सिर्फ 35 है, ठीक है। अच्छा बेटा सिद्रा, मैनेजर नीड्स 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स। ये स्किल्स होती हैं जो कि हर मैनेजर को आनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल होती है, ह्यूमन होती है, कॉन्सेप्चुअल है। मिसाल के तौर पे आप ही एज ए मैनेजर काम कर रही हो, तो आपके अंदर टेक्निकलिटीज होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रोसीजर को इन परफॉर्म करने के लिए उसकी टेक्निक, उसके नॉलेज और उसकी सारी एबीसी के बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी डायलिसिस यूनिट में काम कर रही हो, तो आपको उसके रिएजेंट्स के बारे में नहीं पता, आपको उसकी मशीनरी के बारे में नहीं पता, तो आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो अगर आपको उस यूनिट का मैनेजर लगाया गया है, तो यार किसी ने कुछ सोच समझ के लगाया ना, कि ऐसे उठा के मुंह लगा दिया कि बस यू कैन परफॉर्म, नो। ठीक है, यू हैव टू ऑलरेडी नो अबाउट ऑल द प्रोसीजर, टेक्निकलिटीज एंड ह्यूमन रिलेशन एज वेल। आपके अंदर इस वक्त 6 स्टाफ नर्सेस काम कर रही हैं और वो आपस में लड़ लड़ के खप जाती हैं, ठीक है। आपने उनके कंफ्लिक्ट इस तरह से दूर करवाना है कि बाहर किसी की कानो कान खबर ना हो। अगर पता चल गया कि इस यूनिट में तो लड़ाइयां ही चलती रहती हैं, इसकी मैनेजर को चेंज करो, तो वो ना सिर्फ आपकी अपनी जॉब एट स्टेक पे आ जाती है, बल्कि आप लोगों को, आपको एज अ नेक्स्ट टाइम सिद्रा को वो किसी भी चीज का मैनेजर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो इतनी कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि वो इस चीज इन आपस में ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके, और प्लस उसको डायलिसिस के बारे में भी कुछ नहीं पता। ये अगर आपको मैनेजर लगाया जाना है या लगाया गया है, तो इन सब स्किल्स का आपको ऑलरेडी आना जरूरी है। इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है, कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में ये कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, कोविड की वजह से उन्होंने कट डाउन कर दिया, डाउन साइजिंग कर दिया है, एम्प्लॉयज की भी और मेडिसिन की भी और इवन यूटेंसिल्स की भी, ठीक है। तो अब आपका काम है कि आपने उसको किस तरह से आइडियल बनाना है। आइडियल बनाने से मुराद यह कि आपने किस तरह से उनको मेक श्योर करना है और उनको फेवरेबल बनाना है कि 1 महीने के अगर 2 कॉटन रोल आए हैं, तो 2 कॉटन रोल पे ही आपने गुजारा कैसे मरीजों के साथ करना है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ठीक है। थिंक करना है, एबल बनाना है, और ऑर्गेनाइजेशन के बदलते हुए ट्रेंड्स को परसीव करके उसको इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट सिद्रा? ओके, मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। अगर किसी का कोई और सवाल है प्लीज मुझसे पूछ सकता है। नहीं,